दोस्तों, एक ही जमीन में और एक ही खर्चे में 1.5 से 2 गुना तक एक्स्ट्रा उत्पादन लिया जा सकता है और एक्स्ट्रा मुनाफा लिया जा सकता है दो फसलों की इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग के द्वारा। इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग में क्या होता है, इसमें हमारी एक मुख्य फसल होती है और दूसरी जो होती है वो हमारी इसमें सह फसल होती है, लेकिन इसमें हमारा जो खर्चा होता है वो काफी कम होता है, जमीन भी हमारी काफी कम रुकती है इसमें। यानी कि जो थोड़ी जमीन वाले किसान भाई हैं, जो छोटे किसान भाई हैं या जो कम खर्चे में ज्यादा उत्पादन लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये जो इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग का जो मॉडल है ये काफी अच्छा है। इसमें आप काफी कम खर्चे में मतलब काफी जोरदार मुनाफा आसानी से ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा जो खर्चा होता है वो सिर्फ मुख्य फसल पे होता है। बीज का खर्चा, जमीन की तैयारियों का खर्चा, खाद, उर्वरक, बेसल डोज, जितने भी आपके खर्चे होते हैं वो सिर्फ मुख्य फसल पे होते हैं। सह फसल के लिए अलग से हमें किसी भी तरह के खर्चे नहीं करने होते हैं, सिर्फ हमारा बीज का खर्चा होता है सह फसल का। सह फसल का बीज का खर्चा होगा, इसके अलावा किसी भी तरह का आपको कोई भी और खर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसी खर्चे में आप दो फसलें आसानी से निकाल सकते हो और उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा एक और हो जाता है। मान लीजिए एक फसल अगर हमारी डाउन भी रह जाती है, मौसम अगर अनुकूल नहीं रहता है, अगर किसी वजह से रोग बीमारियां या कोई और कारण की वजह से अगर एक फसल हमारी डाउन भी रह जाती है तो दूसरी फसल आसानी से हमें अच्छा उत्पादन देके चली जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एक फसल के अगर मंडी भाव डाउन रह जाते हैं तो दूसरी फसल के हो सकता है कि अच्छे मंडी भाव मिल जाए, तो इससे भी हमारा मुनाफा अच्छा निकल के आ जाता है। दूसरा मतलब इसमें उसी खर्चे में और उसी जमीन में 1.5 से 2 गुना तक एक्स्ट्रा उत्पादन निकल के आ जाता है। तो दोस्तों इसमें थोड़ी जमीन वाले किसान भाई अगर इस तरह के मॉडल लगाते हैं तो उसमें आपका मुनाफा काफी हद तक 1.5 से 2 गुना तक बढ़ सकता है। लेकिन किसान भाइयों के सामने सबसे बड़ी समस्या इसमें क्या होती है कि समझ में नहीं आता है कि हमें मुख्य फसल कौन सी लेनी चाहिए और मुख्य फसल के साथ में सह फसल हमें कौन सी लगानी चाहिए, कौन सी फसल के साथ सुटेबल रहेगी। यानी कि गलती से भी हमें मुख्य फसल के साथ में किसी ऐसी सह फसल का चुनाव नहीं करना चाहिए जो रोग बीमारियों के मामले में, स्प्रे के मामले में और होने वाले फर्टिगेशन के मामले में एक दूसरे की विपरीत नहीं होनी चाहिए। यानी कि दोनों फसलों में रोग बीमारियां अलग अलग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मुख्य फसल में किसी इस तरह का रोग आ गया जो आपकी उसकी वजह से आपकी सह फसल में भी वो रोग आ जाता है, और होने वाले स्प्रे भी दोनों में डिफरेंट नहीं होने चाहिए। यानी कि एक स्प्रे अगर आपकी मुख्य फसल में हो रहा है वही स्प्रे अगर सह फसल में भी काम करता है, तो ऐसी फसलों का अगर हम चुनाव करते हैं तो आगे चलकर हमें किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप विपरीत फसलें लगा लेते हो रोग बीमारियों के मामले में या स्प्रे के मामले में, तो ना ही तो आप अपनी फसल में आने वाली बीमारियों को ठीक से कंट्रोल कर पाओगे और ना ही ठीक से उनमें आप स्प्रे ले पाओगे। तो कोई ऐसी फसलों का हमें चुनाव करना चाहिए जो एक दूसरे की कॉमन हो, यानी कि आने वाली बीमारियां भी कॉमन हो और होने वाले स्प्रे भी उन दोनों में कॉमन होना चाहिए। यही सबसे बड़ा ध्यान रखना होता है। और दूसरा ध्यान इसमें हमारा यह होना चाहिए कि मुख्य फसल जो होती है हमारी वो लंबी अवधि की होनी चाहिए और जो सह फसल होती है हमारी वो छोटी अवधि की होनी चाहिए। कि जिस समय पे हमारी लॉन्ग अवधि वाली जो फसल है वो उत्पादन देना शुरू करती है, जिसमें हार्वेस्टिंग होनी शुरू होती है, उस समय तक जो हमारी सह फसल होती है वो उत्पादन देके चली जाए। यानी कि एकदम शॉर्ट टर्म वाली जो फसल है वो हमें लेनी चाहिए। तो दोस्तों कौन सी फसल के साथ में आपको कौन कौन सी फसलों का चुनाव करना चाहिए, लगाने का तरीका भी बताऊंगा और लगाने का सही समय भी आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए आज के इस वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग में जबरदस्त उत्पादन लेने के लिए तैयारियां आपको शुरुआत से ही करनी पड़ती हैं। बुआई से जो आपकी मुख्य फसल है उसकी रुपाई के समय से ही आपको जो है तैयारियां शुरू करके चलनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसे ही अगर आप सिंपल तरीके से जैसे और फसलों को वैसे आप लगा रहे हो उस तरीके से लगा के अगर आप चलोगे तो उत्पादन आपको ठीक से नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आप एक साथ दो फसलें ले रहे हो तो उसी हिसाब से आपको खाद उर्वरक लेने पड़ते हैं और उसी हिसाब से आपको जमीन की तैयारियां करनी पड़ती हैं और उसी हिसाब से आपको बेड प्रिपरेशन का जो कार्य है वो पूरा करना होता है। इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे ज्यादा ध्यान जो होता है वो आपको जो आपकी जो खाद उर्वरक या बेसल डोज होते हैं
उन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना आपको होता है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी थोड़ी खाद उर्वरकों की जो मात्रा है वो आपको एक्स्ट्रा लेके चलनी पड़ती है, क्योंकि भाई आप यहाँ पे एक ही जमीन पे 2 फसलें एक साथ ले रहे हो, तो उसी हिसाब से आपको खाद उर्वरकों का चयन करना है। जैसे कि आप अगर इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो किसी भी फसल की, तो यहां पर आप जैसे कि आप 1 एकड़ में 50 केजी डीएपी ले रहे हो, तो यहां पर आपको 60 केजी डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। वैसे ही आप म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है 20 से 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले रहे हो, वहीं पर आपको जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। यूरिया खाद बेसल डोज के रूप में आप 20 से 25 केजी ले रहे हो, तो 30 केजी आपको जो है यूरिया खाद लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इतना बेसल डोज की जो मात्रा है, ज्यादा मात्रा मैंने आपको नहीं बताई है, इतनी मात्रा में आपको जो बेसल डोज है वो थोड़ा सा बढ़ा के लेना है। सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको गोबर की खाद का। गोबर की खाद जहां पे आप 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से डाल रहे हो, वहीं पर आपको 4 से 5 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है। जो फसल मैं यहां पे आपको बता रहा हूं उसमें 5 से 6 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप डालेंगे तो आपको अपनी फसल से उत्पादन तो जबरदस्त मिलेगा ही, मुख्य फसल आपको लंबे समय तक उत्पादन देती रहेगी और काफी जबरदस्त उत्पादन दोनों फसलों से आप निकाल पाओगे। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप जमीन की तैयारियां शुरू करने से पहले डाल दें, और उसके बाद में आपको चयन करना है अपनी फसलों का। मुख्य फसल आपको कौन सी लेनी है और उसके साथ में सह फसल के रूप में आपको कौन सी लेनी है और किस तरह से आपको जो है इनको लगाना है। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे मुख्य फसलों के रूप में। जो हमारी मुख्य फसलें हैं वो हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं और उनके साथ में हम सह फसल कौन कौन सी लगा सकते हैं और किस तरह से उनको हमें लगाना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हरी मिर्ची की खेती के बारे में। आप यहां पर मुख्य फसल के रूप में जो है हरी मिर्ची की खेती का चुनाव कर सकते हो। अगर आप हरी मिर्ची को मुख्य फसल के रूप में लेते हो तो हरी मिर्ची आपको जो है पहली हार्वेस्टिंग जो है वो देने में थोड़ा सा समय लगाती है, 60-70 दिन का आपका समय लग जाता है। ये प्लस पॉइंट हो जाता है इसका, क्योंकि हमें जो दूसरी फसल सह फसल लगाएंगे वो ऐसी लगाएंगे कि 60-70 दिन में वो उत्पादन देके चली जाए। तो जब तक मिर्ची का आपका उत्पादन मिलना शुरू होगा, ठीक से हार्वेस्टिंग देना जब हमें शुरू करेगी, वहां तक हमारी जो सह फसल है वो उत्पादन देके खत्म हो जाएगी। उसके बाद में हमारी मिर्ची की फसल बचेगी, वो हमें लंबे समय तक उत्पादन देती रहेगी। और मिर्ची का सबसे बड़ा बेनिफिट है, काफी वीडियो में बता चुका हूं कि मिर्ची की फसल हमें काफी लंबे समय तक उत्पादन देती है। और इस समय पे लगाई गई हरी मिर्ची के मंडी भाव आपको लंबे समय तक काफी जबरदस्त मिलते रहेंगे। शुरुआत में आपको 50, 60, 70 रुपए तक इसके मंडी भाव मिलने लगेंगे। इसके बाद में मार्च के आखिरी सप्ताह से लेकर अप्रैल के मध्य तक या अप्रैल का आखिरी सप्ताह मान लो, इस बीच आपको जो मंडी भाव है मिर्ची के वो थोड़े से कम मिलेंगे। उसके बाद में मई माह से मिर्ची के मंडी भावों में फिर से आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। काफी अच्छे खासे मंडी भाव मिलने शुरू हो जाएंगे और शुरुआत में तो आपको इसके मंडी भाव काफी शानदार मिल ही जाते हैं और उसके बाद में जुलाई अगस्त तक ये आपको उत्पादन देती रहेगी। तो मतलब मुख्य फसल के रूप में अगर हरी मिर्ची का अगर आप चुनाव करते हैं तो ये आपको काफी अच्छा मुनाफा देके जा सकती है। तैयारियां आपको किस तरह से करनी है, जो खाद उर्वरक मैंने आपको बताए हैं वो आपको अपनी जमीन में आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं। उससे पहले 2 से 3 कल्टीवेशन आपको कर लेने हैं। उसके बाद में खाद उर्वरक डालने के बाद में आपको आखिरी कल्टीवेशन करना है। आखिरी कल्टीवेशन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके खेत की मिट्टी एकदम भुरभुरी हो चुकी है और मिट्टी में ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। एकदम भुरभुरी मिट्टी होने के बाद में आपको कार्य शुरू करना है बेड प्रिपरेशन का। और लाइन से लाइन की दूरी दोस्तों आपको इसमें उसी हिसाब से रखनी है कि आपकी सह फसल के लिए वो एकदम सुटेबल रहे। तो यहां पर आपको क्या करना है, अपनी सह फसल के लिए लाइन से लाइन की दूरी, जो आपकी मिर्ची की लाइन से लाइन की दूरी है वो कम से कम आपको 4 फीट की रखनी है। वैसे अमूमन हम 3-3 फीट की दूरी पे बेड से बेड की दूरी रखते हैं मिर्ची की फसल के लिए, और ज्यादातर किसान भाई 4 से 4 फीट की भी रखते हैं। तो अगर यहां पर आप सह फसल ले रहे हो और कोई बेल वर्गीय सब्जियां अगर आप लगा रहे हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म की जो फसलें होती है वो बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं, तो हमें किसी ऐसी बेल वर्गीय सब्जियों का चुनाव करना होगा जो कम अवधि की फसल हो। तो यहां पर आपको जो है लाइन से लाइन की जो दूरी है मिर्ची की वो 4-4 फीट या फिर 4.5 फीट की रखनी है। इस हिसाब से आपको बेड से बेड की दूरी रखनी है। और उसके बाद में आपको 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च उस पर लगा देनी है। प्लास्टिक मल्च इस समय पे आपको लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। और अगर मिर्ची की फसल अगर आप किसी और सीजन में कर रहे हो तब भी आपको इसमें प्लास्टिक मल्च लगाना काफी ज्यादा जरूरी है, जिससे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, रोग बीमारियां भी आपको काफी कम देखने को मिलेंगी। क्योंकि
खरपतवार उसमें काफी कम होगा और सिंचाइयों की भी आपकी काफी ज्यादा बचत हो जाएगी, यानी कि गर्मियों में बहुत सारी सिंचाई वगैरह आपको करनी पड़ सकती है, खरपतवार नियंत्रण भी होगा और उत्पादन भी आपका काफी अच्छा निकल के आएगा। इसलिए 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाएं और 4-4 फीट की दूरी पे या फिर 4.5 फीट की दूरी पे बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू करें। उसके बाद में आप अपनी मिर्ची का, सबसे पहले आपको अपनी मिर्ची का जो है वो प्लांटेशन कर देना है। मिर्ची का प्लांटेशन जैसे ही कंप्लीट हो उसके बाद में आपको अपनी दूसरी फसल की बुआई करनी है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, प्लास्टिक मल्च जो है वो आपको जिगजैग होल वाली लेनी है, यानी कि ड्रिप इरिगेशन की लाइन जो है हमारी बीच में रहेगी, उसके दोनों तरफ होल होने चाहिए, क्रॉस होल होने चाहिए। मतलब प्लास्टिक मल्च की लाइन के एक तरफ आपको मिर्ची का जो है वो प्लांटेशन कर देना है और दूसरी साइड के जो होल हैं वो हमें खाली छोड़ देने हैं हमारी दूसरी फसल के लिए। और दूसरी जो हमारी फसल है मिर्ची के साथ में आप लगा सकते हो तरबूज के बीज, यानी कि तरबूज की आप 6 फसल ले सकते हो। ये काफी छोटी अवधि की फसल है और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हार्वेस्टिंग आने के बाद में एक ही हार्वेस्टिंग में आप इसको खत्म कर सकते हो। बाकी अगर आप फसलें लगा लोगे, वैसे बेल वर्गीय सब्जियां छोटी अवधि की होती हैं, लेकिन बाकी जो सब्जियां होती है वो काफी थोड़ी लंबी भी चलती हैं और एक हार्वेस्टिंग में वो कंप्लीट नहीं होती है। तरबूज ही एक ऐसी फसल है जो आपको एक ही हार्वेस्टिंग में आप अपने पूरे प्लॉट को खाली कर सकते हो। तो यहां पर आप तरबूज की फसल का चुनाव कर सकते हो। इसमें दोनों फसलों में आने वाली जो रोग बीमारियां हैं वो सेम है, यानी कि शुरुआती दिनों में आपको मिर्ची की फसल में चाहे तो आप एमिडाक्लोप्रिड 17% का इस्तेमाल करें या फिर आप चाहे एमिडाक्लोप्रिड 70% का इस्तेमाल करें, चाहे आप थाइमाथोक्सम 25% का इस्तेमाल करें। आपकी मिर्ची की फसल में भी शुरुआती दिनों में यही स्प्रे होंगे और आपकी तरबूज की फसल में भी शुरुआती दिनों में यही स्प्रे होंगे। और दोनों ही फसलों में शुरुआती दिनों में जो है वो आपके जो रस चूसने वाले कीट है उन्हीं का अटैक सबसे ज्यादा होता है। तो दोनों फसलें रोग बीमारियों के मामले में भी और स्प्रे के मामले में भी एक दूसरे के लिए कॉमन है, तो आप इन दोनों फसलों का चुनाव कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों, जब आपकी तरबूज की फसल फ्रूटिंग अवस्था में आएगी उस समय पे आपको तरबूज की फसल में एक स्प्रे एक्स्ट्रा करना होता है। और वो स्प्रे जो होता है वो काफी किसान भाई कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो स्प्रे है वो आपकी मिर्ची की फसल के लिए अनुकूल है या नहीं है। और वो स्प्रे आपको करना पड़ता है फ्रूट फ्लाई के लिए, क्योंकि जैसे ही आपकी तरबूज की फसल फ्रूटिंग अवस्था में आती है, तरबूज में सबसे ज्यादा प्रकोप फ्रूट फ्लाई का देखा जाता है। तो ये स्प्रे आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको लैम्डा साइक्लोथ्रीन प्लस थाइमाथोक्सम या फिर आप एमिडाक्लोप्रिड प्लस आपकी जो बीटा-साइक्लोथ्रीन आता है, ये कॉम्बिनेशन आपको यहां पर इस्तेमाल करने होते हैं। तो जो आपकी जो मिर्ची की फसल है, जब आप अपनी तरबूज की फसल में ये स्प्रे निकालोगे तब तक आपकी मिर्ची की जो फसल है वो भी फ्रूटिंग अवस्था में आ चुकी होगी या फ्लोरिंग अवस्था में आ चुकी होगी। मतलब तो उस समय पे आपकी मिर्ची की फसल की ग्रोथ भी काफी अच्छी खासी हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा वो हैवी होता है स्प्रे, जो इंसेक्टिसाइड होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है उस समय पे। तो उस समय पे आपकी मिर्ची की फसल भी इस अवस्था में आ चुकी होगी कि उसमें वायरस वगैरह के अटैक ना हो। तो ये स्प्रे जब आप अपनी तरबूज की फसल में निकालोगे तो मिर्ची की फसल के लिए भी ये स्प्रे सुटेबल है, यानी कि उस समय पे मिर्ची की फसल में भी आपको थोड़े हाई लेवल के स्प्रे लेने पड़ेंगे और उतनी हाई लेवल का स्प्रे भी नहीं है ये, मतलब जैसा कि हम समझ रहे हैं। तो आप जो है जो नए किसान हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस समय पे आप अपनी तरबूज की फसल में फल मक्खी के लिए इस्तेमाल जो स्प्रे करेंगे वही स्प्रे आप अपनी मिर्ची की फसल में भी कर सकते हो। इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, उल्टा आपकी मिर्ची की फसल में रस चूसने वाले जो कीट है उनका इससे भी कंट्रोल हो जाएगा और मिर्ची की फसल में भी आपका एक स्प्रे और कम हो जाएगा। यानी कि आपकी यहां पर दोनों ही फसलें ऐसी हैं जिनमें होने वाले स्प्रे एक दूसरे के लिए कॉमन है, किसी भी तरह का नेगेटिव असर एक दूसरी फसल पर नहीं पड़ेगा। अगर आप अपनी मिर्ची की फसल में मान लीजिए कि वायरस का प्रकोप हो जाता है, वैसे मिर्ची की फसल में वायरस का प्रकोप काफी बाद में जाके होता है। अगर आप समय समय पर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते रहते हैं तो शुरुआत में आपको मिर्ची की फसल में वायरस का अटैक देखने को नहीं मिलता है। वो कब होता है? जब आप अपनी फसल को संभालते नहीं हो या किसी भी तरह का शुरुआती अवस्थाओं में किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब वायरस वगैरह का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। फिर भी मान के चलिए अगर आपकी फसल में वायरस वगैरह का अटैक हो भी जाता है तो यहां पर आप पेगासस जैसी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो उस इंसेक्टिसाइड की वजह से आपकी तरबूज की फसल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि दोनों ही फसलें एक दूसरे के लिए कॉमन है, रोग बीमारियों के मामले में भी और स्प्रे के मामले में भी। तो इन दोनों फसलों की इंटरक्रॉपिंग करके आप दोनों ही फसलों से काफी
काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों आपकी जो तरबूज की फसल है वो अप्रैल माह तक पूरी हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद में जैसे ही आपकी तरबूज की फसल की जो हार्वेस्टिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में आप अपनी तरबूज की बेलों की जो है वो कटिंग कर सकते हो। जमीन के सटे हुए भाग से उनको काट दो और उनको वहीं छोड़ दो। चाहे तो आप प्लॉट से बाहर निकाल दो और चाहे तो आप उनको वहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि 2-3 दिन में वो बेलें जो है धूप की वजह से, उस समय पे टेम्परेचर भी काफी हाई हो जाते हैं, 2-3 दिन में वो बेलें वहीं पे खत्म हो जाएंगी। किसी भी तरह का नेगेटिव असर आपकी मिर्ची की फसल में नहीं पड़ेगा अगर आप इन दोनों की इंटरक्रॉपिंग करते हो। दोनों फसलों से तरबूज की जो फसल है वो आपको मुफ्त में उत्पादन देके चली जाएगी। सिर्फ आपका बीज का खर्चा होगा और किसी भी तरह का आपका खर्चा नहीं होगा, क्योंकि मिर्ची की फसल के लिए जितने भी आपको खर्चे करने थे उतने ही खर्चा आपने किया है। इसके अलावा किसी भी तरह का हमारा खर्चा नहीं हुआ है। प्लास्टिक मल्च भी वही लगी है, कल्टीवेशन का खर्चा भी इतना ही हुआ है, और जो खाद उर्वरक हमने डाले हैं वो भी कोई ज्यादा नहीं डाले हैं, सिर्फ 4-4, 5-5 केजी हमने एक्स्ट्रा डाली है। मतलब एक ही खर्चे में और एक ही जमीन में 1.5 से 2 गुना तक एक्स्ट्रा उत्पादन हम ले सकते हैं इन दोनों फसलों की इंटरक्रॉपिंग करके। लगाने का सही समय कौन सा है इन दोनों फसलों को? तो जिन किसान भाइयों ने मिर्ची का प्लांटेशन अभी कर दिया है और बेड से बेड की दूरी अगर आपने 4-4 फीट की रखी है, तो अभी आप तरबूज के बीजों की बुआई वहां पे कर सकते हो। लोटनल आपको लगाना पड़ेगा इस समय पे। और जो किसान भाई अभी मिर्ची की नर्सरी तैयार कर रखी है, अभी प्लांटेशन होने वाला है, तो भाई आप 4-4 फीट की दूरी पे या फिर 4.5 फीट की दूरी पे आप बेड बनाइए, मिर्ची का प्लांटेशन करिए, और मिर्ची का प्लांटेशन करते ही आप तरबूज के बीजों की बुआई कर सकते हैं। अगर आप दिसंबर माह तक अपने तरबूज के बीजों की बुआई कर देते हैं, आखिरी सप्ताह तक भी, तब भी आपकी तरबूज की जो फसल है वो अप्रैल माह तक कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद में मिर्ची की फसल आपको लंबे समय तक उत्पादन देती रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।